तो अब हम बात करेंगे बेटा, एक तो हम बात करेंगे आज कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर? देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नियरेस्ट नेबर, किसी भी एटम के जो पास वाले होंगे, इमीडिएट नेबर होंगे, जो इमीडिएट नियरेस्ट नेबर या इमीडिएट नेबर जो होंगे, उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। उसका हम क्या कहेंगे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लिख सकते हैं दैट कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर any atom or ion is the immediate neighbors. Immediate neighbors, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं बेटा। जैसे हमने कल डिस्कस किया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। अगर हमें बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बीसीसी नहीं, सिंपल क्यूबिक किया था हमने, अभी तक किया है सिंपल क्यूबिक। तो अगर हमें सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उसके पहले तो एटम्स को प्लेस कर देंगे भाई। ये एटम प्लेस हो गए, और ये जो एटम प्लेस हुए हैं बेटा, इसमें से कोई भी एक एटम हम चुन सकते हैं, कोई भी एटम चुन सकते हैं। आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर एटम के इमीडिएट नेबर्स कितने हैं, और अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया तो सर्टेनली यू आर एबल टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है? तो अभी अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो हमें पूरा 3D में निकालना पड़ेगा, मतलब ये तो हमने यूनिट सेल लिखा है। अब अगर हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि इसके जो भी लिंक्ड एटम हैं, जैसे दिस वन, एक्चुअल तो ये एक 3D स्ट्रक्चर है, इसके साथ एक यूनिट सेल और लगी होगी, एक यूनिट सेल लगी होगी, जैसे यहाँ पर होगी हमारे पास एक यूनिट सेल, ये इस टाइप से यूनिट सेल हो जाएगी बेटा। ये यूनिट सेल होगी। तो इस यूनिट सेल में भी एक एटम यहाँ पर रखा होगा, इधर भी पीछे एक यूनिट सेल होगी, ऊपर भी एक यूनिट सेल होगी, इधर साइड में भी एक यूनिट सेल होगी। मतलब ये कि अगर हम इस पर्टिकुलर एटम को देखें, तो इसके सराउंडिंग में आपको एक एटम मिलेगा, यहाँ एक एटम इधर है, एक एटम नीचे है, एक एटम ऊपर है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर एटम के रेस्पेक्ट में देखें, तो दिस इज़ द फर्स्ट एटम, दिस इज़ सेकंड एटम, दिस इज़ थर्ड एटम, दिस इज़ फोर्थ एटम, दिस इज़ फिफ्थ एटम एंड दिस इज़ द सिक्स्थ एटम। ये सबसे पास के एटम है, नियरेस्ट नेबर है, सबका डिस्टेंस इस पर्टिकुलर एटम से बराबर डिस्टेंस पर है, सभी बराबर डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 6। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? इतना पॉइंट देखो बेटा, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना है किसी भी एटम का, किसी भी यूनिट सेल में, तो हमें उसके इमीडिएट नेबर्स देखने, इमीडिएट नेबर्स। तो हमारा जो एक यूनिट सेल है बेटा, ऐसे ये एक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक है। तो सिंपल क्यूबिक में अगर हम एटम को रखेंगे तो हम कॉर्नर पर रखते हैं एटम, लेकिन ये तो एक यूनिट सेल है, हमारे पास तो पूरा लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है। तो एक्चुअल में तो एक यूनिट सेल पीछे भी रखी होगी, एक यूनिट सेल बराबर में भी रखी होगी, और एक यूनिट सेल ऊपर भी रखी होगी, इस तरीके से। जैसे अगर हम इसी को बनाएं तो ये हम ऐसा कुछ बनाएंगे, एक और यूनिट सेल हमने यहाँ बना ली, इस टाइप से, ये यूनिट सेल। तो अगर आपने एटम को यहाँ पर रखा है बेटा, यहाँ, तो इसके एक लेफ्ट में भी एटम है और इसके एक राइट में भी एटम है, इसके यहाँ नीचे भी एटम है तो ऊपर भी एटम होगा, यहाँ एक एटम है तो इधर भी एक एटम होगा।
तो अगर हम इसको ये शेडेड जो हमने किया इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो इससे ज़्यादा एटम इसकी क्लोज विसिनिटी में नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है। तो इसके शेडेड वाला जो एटम है इसके जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बराबर है एज लेंथ का हाफ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, सेम एटम, ऊपर का डिस्टेंस और ये नीचे का एटम। तो टोटल आपको मिले 1 2 3 4 5 6 इमीडिएट एटम कितने मिले 6 इस पर्टिकुलर एटम के। तो इस तरीके से सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया 6 बन गया। चलिए अब हम दूसरे लैटिस की बात करते हैं, सेकंड लैटिस। सेकंड है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सेकेंड वन इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब है कि हमारे पास जो एटम्स हैं वो यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो है ही हैं क्योंकि क्यूब तो बनेगा ही, और एक एटम बॉडी के सेंटर पर भी है। तो इस बार अगर हम यहाँ पर ये इमेज लेते हैं, दीज एटम। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाने का मतलब है कि वी हैव टू प्लेस द एटम एट द कॉर्नर। यहाँ हमने कॉर्नर पर एक एटम रखा, यहाँ एक एटम कॉर्नर पर रखा, ये एक एटम कॉर्नर पर रखा, ये एटम कॉर्नर पर है, और ये इधर भी और इधर भी। ये तो एटम कॉर्नर के आ गए। और इस बार एक एटम हमें यहाँ सेंटर में भी रखना है, तो हमें एक एटम ऐसे भी प्लेस करना पड़ेगा बेटा, इस टाइप से बीच में। हमने सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए एक वो जो बीच में वाइट कलर का एटम है थोड़ा बड़ा सा बना दिया है, लेकिन जो बीच में रखा हुआ एटम है, दैट इज हैविंग द आइडेंटिकल साइज ऑफ द कॉर्नर एटम। जितना साइज कॉर्नर एटम का है उतना ही साइज सेंट्रल एटम का है। लेकिन अब देखो, आप ध्यान से समझो कि मान लो आपने 4 टेनिस की बॉल ऊपर रखी, 4 टेनिस की बॉल नीचे रख दी। 4 टेनिस बॉल ऊपर रखी हुई हैं और 4 टेनिस बॉल नीचे रखी हुई हैं, तो आपको सिंपल क्यूबिक बन जाता है। और उन 4 टेनिस बॉल के बीच में एक जगह खाली थी, वहां आपने एक और 9th बॉल रखने की कोशिश की। तो जगह छोटी है लेकिन आपको उतनी ही बड़े अगर एटम रखना है तो ऊपर की जो 4 बॉल हैं और नीचे की जो 4 बॉल हैं, ये 4 बॉल एक दूसरे से दूर चली जाएंगी बीच में अगर हम बॉल रखेंगे। अगर हम बॉल नहीं रखते हैं तो ये सब टच करती हैं ऐसे, जैसे हमने कल बताया था। लेकिन बीच में खाली जगह पर यहाँ पर अगर आप एटम को, इसी साइज के एटम को रखोगे तो ये चारों एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जब हम BCC बनाते हैं तो अब एज पर रखे हुए एटम आपस में टच नहीं करते। इनफैक्ट कॉर्नर के एटम ये आपस में टच करते हैं, सभी टच करते हैं। मतलब इस सेंट्रल एटम को अगर हम देखें तो ये सेंट्रल एटम अगर हमारे रूम के बीच में रखा हुआ है और रूम के हर कॉर्नर पर एक एक एटम रखा है, तो बीच वाला एटम जो बॉडी सेंटर पर है वो कोनों के चारों एटम को टच करेगा, कोनों के चारों एटम को, यानी ये इन सभी एटम को टच करेगा, वाइट वाला रेड वाले को टच करता रहेगा। और इस तरीके से ये अगर हमारे पास क्यूब का सेंटर हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये है A, ये B और ये C हो गया, तो हमारे पास जो AC की वैल्यू आएगी, AC की वैल्यू होगी बेटा 4 टाइम्स ऑफ R। यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस हो गई हमारे पास, फिर दूसरी रेडियस हो गई, फिर थर्ड रेडियस हो गई, फोर्थ रेडियस हो गई, 4 रेडियस हो गई बेटा, 4R। और नेचुरली अगर एज लेंथ A है तो AC इज इक्वल्स टू A√3। तो आपके पास बन गया A√3 इज इक्वल्स टू 4R। तो A इज इक्वल्स टू 4R/√3। ये बन गया बेटा हमारे पास। आई थिंक इट इज क्लियर। BCC में टोटल एटम्स हैं 2। कल हमने डिस्कस किया बहुत बार ये 1/8 × 8, 1/8 × 8 और सेंटर वाले का 1 × 1, यानी टोटल हो गया 2 एटम्स। तो टोटल एटम्स 2 हो गए।
वॉल्यूम ऑफ एटम्स, volume of atoms 2 into 4 by 3 pi r cube, and the packing fraction is the volume of atoms divided by the volume of unit cell. So it is now 8 pi r cube by 3 इंटू ए क्यूब, और ए की वैल्यू आप यहाँ से आर की टर्म में प्लेस कर सकते हैं, दैट इज 8 पाई आर क्यूब बाई 3 इंटू 4 आर बाई रूट 3 का होल क्यूब। और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो नेचुरली आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसे आपने याद रख लेना है, एंड द वैल्यू इज 0.68 और 68% इज द पैकिंग फ्रैक्शन। 68% इसका पैकिंग फ्रैक्शन बन जाएगा, या 68% इसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा। और बीच में से कोई देखे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस इज द केमिस्ट्री इज गोइंग ऑन। मैंने पहले ही कल भी कहा था कि ये हमारे पास मैथमेटिकल ज़्यादा है। कोई बात नहीं, चलिए अब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। वी टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए आई थिंक आप सभी बच्चे समझदार हैं, एंड यू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर्स, इमीडिएट नियरेस्ट नेबर, द एटम्स आर लाइंग एट द कॉर्नर। ये रहे कॉर्नर पर एटम जो टच नहीं करते पीसीसी के केस में, और ये एटम। अब इस एटम के सेंटर पर भी एक एटम को हमने यहाँ इस तरीके से रखा हुआ था जो टच करता हुआ जाता है ऐसे। तो मैंने आपको पहले ही अज्यूम करने के लिए कहा था कि आप यू आर सिटिंग इन अ रूम एंड इन द सेंटर ऑफ द रूम देयर इज अ वन एटम, एक एटम है सेंटर के अंदर, और उसके साथ ही कॉर्नर के चारों एटम ऊपर वाले इस एटम को, सेंटर के एटम को टच करते हैं। कॉर्नर के चारों एटम जो नीचे वाले हैं, रूम के नीचे के 4 कॉर्नर, वो भी इसको टच करते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर एटम को हम देखें तो ये इमीडिएट जो टच करते हैं एटम वो है 8 एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका बनता है 8। कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है 8। ऑल्दो आप ये चीज़ कॉर्नर वाले एटम के लिए भी निकाल सकते हैं, कॉर्नर वाले एटम के लिए भी निकाल सकते हैं बेटा। जैसे अगर हम क्या करते हैं कि हमने एक बड़ा क्यूब लिया बेटा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, और इसके हमने और क्यूब बना लेते हैं बेटा। ये बन गया, राइट। और क्या बढ़िया कलरफुल बन रहा है इस समय, क्लास में होते तो ना बना पाते। यस, ग्रेट। तो बेटा हम क्या करते हैं कि इस बार विच कलर आई वांट, दिस कलर आई वांट। एक क्यूब को हमने, जो हमने बाहर बनाया ना, उसको यहाँ पर रीपिक्चर कर दिया। ध्यान से देख लेना बेटा, देखो जो बाहर हमने क्यूब रखा है वो यही है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो एटम है कॉर्नर का, इसको यहाँ लग देते हैं। फिर से हमने ये पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि क्यूब का एक कॉर्नर 8 और क्यूब में है। अब वो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, और हर क्यूब के सेंटर में,
हर क्यूब के सेंटर में एक एटम है। जैसे ये बाहर वाले क्यूब के इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, ऊपर साइड में भी है, इधर भी है, इधर भी है, और ये हर एक से अटैच है, हर एक से अटैच है। इस कॉर्नर वाला क्यूब को, कॉर्नर को देखें तो ये यहाँ भी अटैच है, बराबर वाले रूम से भी अटैच होगा, साइड वाले से भी, उधर साइड वाले से भी, और ऊपर 4 से अटैच होगा। तो इस तरीके से आप चाहे कॉर्नर का एटम उठा लें या सेंटर का एटम उठा लें, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही बनेगा। 8 शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। अब हम थर्ड पर आते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड वन इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या है फेस सेंटर्ड क्यूबिक? कहाँ कहाँ एटम होते हैं? क्यूबिक है तो नेचुरली वो एटम सेंटर पर तो ज़रूर, कॉर्नर पर तो ज़रूर होंगे, और नेचुरली फेस सेंटर है तो फेस के सेंटर पर भी होंगे। एंड ये हमने एटम को रखना है। अब तो हमने क्या किया, एटम को प्लेस किया कॉर्नर पर, एटम को प्लेस किया कॉर्नर पर। यहाँ कॉर्नर है, इधर कॉर्नर है, इधर भी है, इधर भी है। और अब हमें रखने हैं इसके अंदर फेस के सेंटर के एटम, ये इधर, इधर, ये और ये। ठीक है बेटा। और दो बातें यहाँ हम आपको ज़रूर बताते हैं, देखना है ध्यान से। देखिए बेटा, जो हमारे पास ये वाला एटम है या ये वाला प्लेन है, कोई भी प्लेन ले सकते हैं, ऑल दो ऐसे ये प्लेन लिया हमने। तो अगर हम इस प्लेन को रिप्रेजेंट करें, इस प्लेन को हम यहाँ देखें तो ये प्लेन कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। इसमें ये प्लेन आ गया, देयर आर 4 एटम्स एट द कॉर्नर, ऐसे हैं, एंड दे आर नॉट टचिंग टू ईच अदर, ऐसे हैं। और एक एटम हमारे पास इस केस में यहाँ पर ये रहा, ये, तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये फेस का सेंटर है और ये है कॉर्नर, जैसे ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम, इस तरीके से टच कर दिया। मतलब हमारे पास जो अब टचिंग एटम्स हैं वो हैं ये टचिंग एटम्स हैं, दैट इज दीज आर द टचिंग एटम। आप कह सकते हो ये टचिंग एटम्स हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। और अगर हम अब यहाँ पर इसको A पॉइंट कर दें, इसको B पॉइंट कर दें, इसको C पॉइंट कर दें और इसको हम एज लेंथ A बना दें, तो हमारे पास जो AC की वैल्यू आएगी बेटा, AC की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? वो होगी 4R, राइट। AC की वैल्यू होगी 4R। और ये AC एक फेस का डायगोनल है, ये एक फेस का डायगोनल है। और 4R इज इक्वल टू A√2, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 4R/√2। एक तो ये पॉइंट हमने आपको बताना था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। किसी को नहीं है तो बताइए बेटा। डन। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। अब हम यहाँ पर हम फिर से यहाँ एक क्यूब बनाते हैं और एटम्स ये सिंपल फेस सेंटर क्यूबिक ही बना रहे हैं, लेकिन ध्यान देंगे हम इस बार किस बात पर? सिर्फ फेस के सेंटर पर हम ध्यान दे रहे हैं, मतलब समझने की बात कर रहे हैं। कॉर्नर पर हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं अभी। एक एटम यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, यहाँ एक एटम ऊपर प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है और एक एटम यहाँ है।
तो बेसिकली अगर आप आंख बंद करके रूम के अंदर बैठे हैं तो आपकी जो दीवारें हैं लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम, फ्रंट और बैक, इन सभी की दीवारों के बीच में एक बड़ी बड़ी बॉल आपने फिक्स कर दी, बड़ी बड़ी बॉलें फिक्स की हुई है, राइट, बड़ी बड़ी बॉल फिक्स की है। और आपके जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड हैं, या टॉप है जो बॉटम है, या फ्रंट है और बैक है, ये तो आपस में टच नहीं करते। टॉप बॉटम से टच नहीं करता, लेफ्ट राइट से टच नहीं करता, फ्रंट बैक से टच नहीं करता, ये एटम टच नहीं करते, अपोजिट एटम टच नहीं करते। कौन से एटम टच करते हैं? ये दो एटम टच करते हैं, ये दो एटम टच करते हैं, ये टच करते हैं और ये टच करता है। मतलब ये आपने एक तरह से बॉल्स ऐसे रखी हुई है बेटा, ये और ये टच करते हैं आपस में, ना तो लेफ्ट वाला राइट से और ना फ्रंट वाला बैक से। और इनके ऊपर एक एटम ये है यहाँ, और इन चार के नीचे भी एक एटम है यहाँ पर, ये वाला। लेकिन ये और ये आपस में टच नहीं करते, टॉप और बॉटम टच नहीं करते। इस तरीके का ये अरेंजमेंट है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर हमें गैप कभी पूछा जाएगा तो हम कहेंगे ये गैप होगा, क्योंकि टच करते हैं, रेडियस r है, तो डिस्टेंस होगा दिस वन इज 2r। ये डिस्टेंस पूछें तो 2r, ये डिस्टेंस पूछें तो 2r, ये डिस्टेंस 2r। लेकिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये डिस्टेंस की बात करें तो ये 2r से ज़्यादा होंगे, ये 2r से ज़्यादा होंगे। ये एटम आपस में टच करते हैं सिर्फ जो एडजेसेंट फेसेस वाले, अपोजिट फेसेस वाले टच नहीं करते। और दो बॉल को अगर आप टच कराते हो, दो बॉल को टच कराते हो तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? एक बॉल का सेंटर, दूसरे बॉल के सेंटर के बीच का गैप, कैसे भी रखेंगे तो वो डिस्टेंस कितना आएगा? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ वन एटम प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड एटम। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट बात यहीं पर ही लिखते हैं हम, टोटल एटम्स। टोटल एटम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एफसीसी में टोटल एटम्स होते हैं 4। तो आपने ये पॉइंट और ये पॉइंट नेक्स्ट पेज पर लेकर जानी है, ये पॉइंट भी क्लियर होगा बेटा। तो ये एटम ये इस एटम से टच करता है, ये इधर टच करता है, ये इधर टच करता है, ये इधर टच करता है, और इन दो के ऊपर, इस पूरे 4 एटम के ऊपर एक एटम है, एक नीचे एटम। अब हम बात करेंगे बेटा पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन फिर से सेम हो गया, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो टोटल एटम्स हैं 4, एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया a क्यूब, राइट। फिर से यहाँ लिख देते हैं 4r इज इक्वल टू √2a। तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 4r/√2। प्लेस कर देते हैं 4 × 4 पाई आर क्यूब बाई 3 × 4r/√2 का क्यूब, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू 0.74, मतलब 74% है पैकिंग फ्रैक्शन। तो नेचुरली वॉइड फ्रैक्शन, वॉइड स्पेस आएगा आपके पास 0.26 या 26% स्पेशल 26, राइट। देख लो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। फिर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, जो थोड़ा सा टीडियस टास्क है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे बेटा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल, बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल है, सिंपल एकदम। और वो भी ऐसी कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं है, 9th-10th क्लास की मैथमेटिकल है। श्योर, ओके। चलिए अब हम पेज टर्न करते हैं, और अब हम जो इसका मेन काम है वो बात करेंगे, दैट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन।
तो नेक्स्ट पर आएंगे, अब हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं सबसे पहले और पूछ ही लेता हूं कि अभी तक आपने जो सीखा देखा उसके बेसिस पर बता सकते हैं व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो बेटा जी जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आया है वो अकॉर्डिंग टू लालप्रीत फॉर एफ सी 12 होता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए बेटा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे तो आसानी से आंसर कर पाएंगे बेटा। देखो ये, और एक और बात बता दूं, एक्चुअली एक 3D है, थोड़ा सा हाथ वगैरह प्रॉपर दिखते नहीं है, इसीलिए वीडियो करते हैं, शक्ल से क्या लेना तुम लोगों ने, क्योंकि एक्सप्रेशन से क्लास में खड़े होकर थोड़ा सा उससे तो आपको समझा सकते हैं, पर्सनली आकर पूछ लेते हैं टेबल पर, लेकिन यहाँ तो यहीं समझने की कोशिश करिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और इम्पॉर्टेंटली आसानी से याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा जैसा अभी हमने बात की कि हमारे पास एटम एट द कॉर्नर है और फेस के सेंटर पर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो राइट, और कॉर्नर और फेस का सेंटर आपस में टच करते हैं ये एटम। तो अब हम क्या करते हैं कि हम बात करते हैं ये इधर, ये हम एक ही एक्सिस में चल रहे हैं बेटा, एक ही प्लेन में चल रहे हैं, एक ही एक्सिस में। हमने कोई एक एक्सिस ले ली, कोई एक प्लेन ले लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही ले लिया, तो हमारे पास हर प्लेन के सेंटर पर एक एक एटम मिलेगा और कॉर्नर से जितना एटम ये दूर है उतना ही ये दूर होगा, उतना ये दूर होगा, उतना ये दूर होगा, राइट। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या किया, फिर से बना लिया, ये बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि प्लेन को ऊपर बढ़ा देते हैं बेटा, ठीक ऐसे, राइट। आई होप सभी को ठीक से दिख रहा है, विजुलाइज भी हो रहा है। और हमने एटम यहाँ रखा हुआ था कॉर्नर पर, तो एक एटम आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और कॉर्नर से फेस के सेंटर का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है बेटा। ओके अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। देखें अब जो हमारे पास बच गया वो है ये वाला पार्ट बेटा, इस टाइप वाला, देख लीजिए। और एटम इस बार हमने फिर से कहाँ रख दिया, कॉर्नर पर रख दिया, ये वही एटम है। तो एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक एटम इधर और एक इधर, ये पीछे वाली जो दीवार है उसके साथ पैरेलल लगता है। तो अब हमारे पास
देखो 3D कुछ क्लियर हुआ, बनाने की कोशिश तो हमने की। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? अनम्यूटेड हैं आप? यस। कोई डाउट तो नहीं? तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका? सर लास्ट वाले केस। लास्ट वाली पीछे की दीवार है बेटा, जो ये वाली वॉल थी ना हमारी, ये जैसे ये दीवार है, दिस वन, यस ठीक। सर। तो इसी वॉल को आपने आगे यहाँ कंटिन्यू किया है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये इसी ओ वॉल का कंटिन्यूएशन है, ये देखो, ठीक है जी। आपके पास यस तीन सर। प्लेन हो गए ना, 3 एक्सेस हो गई। देखो यस सर। देखो, एक तो ये जो हमने लिखा पीछे वाली दीवार है, ये 1 नंबर, ये दूसरी दीवार, ठीक है, और ये तीसरा ऊपर का प्लेन। तो सेकंड वॉल के पैरेलल में आगे ये वाइट वाला हो गया बेटा, यस सर। फर्स्ट के पैरेलल में ये ब्लू वाला हो गया, और थर्ड के यस सर। पैरेलल में ये ग्रीन वाला हो गया। और तो कुछ नहीं है, यस समझ आ गया? तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बना, बोलो बेटा? 12 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है इतना पॉइंट? सर। 12 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यस यू? सर। ठीक है यस बेटा, सर। चलिए गुड। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसा नहीं कि कॉर्नर के लिए है, ये हर एटम के लिए, चाहे वो सेंटर में हो या वो कॉर्नर पे। इट इज कॉमन फॉर ऑल। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 फॉर एफसीसी लैटिस। ठीक है जी, म्यूट करते हैं अब आपको। पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अब हम। नेक्स्ट पार्ट पर आएगा जो आपको मेनली सिर्फ याद ही करना है, ऐसे एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम क्यूबिक, सॉरी हेक्सागोनल यूनिट सेल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल की सिर्फ एक ही टाइप बननी पॉसिबल थी। जैसे क्यूबिक में हमारे पास कितने टाइप पॉसिबल थे? 3 टाइप पॉसिबल थे। सिंपल क्यूबिक, जिसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, उसके अलावा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड द फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आपको याद होगा इतना। और हमने ये सारा पार्ट पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि कितने ब्रेविस लैटिस किसके बनेंगे। तो हेक्सागन यूनिट सेल के सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल थी, इसीलिए इसको हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। अब प्रिमिटिव है तो किस तरीके से बना है ये बेटा, किस टाइप से ये फॉर्म हो रखा है? तो ये हम फॉर्म यहाँ देखते हैं। ये बन गया हेक्सागन। ठीक है बेटा, इस हेक्सागन में जब हम हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाते तो इस हेक्सागन में हमारे पास एटम्स आर एट द कॉर्नर पर आपको एटम मिलेंगे, और ये सभी एटम आपस में टच करते हुए होंगे विद द सेम रेडियस। अब सबको टच करता हुआ तो नहीं दिखा रहे हम, राइट। एक एटम सेंटर ऑफ द फेस होगा, एक एटम सेंटर ऑफ द फेस होगा, और
3 एटम एट द बॉडी सेंटर एक साथ लगे होते हैं। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है हेक्सागनल यूनिट सेल का, और इसके अलावा हेक्सागन में कोई और अरेंजमेंट मिलता ही नहीं है। और जब कोई और अरेंजमेंट नहीं मिलेगा तब हम इसको प्रिमिटिव ही कहेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसका पहला पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो बेटा देखो, अगर आपके पास हेक्सागन के कॉर्नर पर कोई एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/6, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/6। ऐसे ये अरेंजमेंट है बेटा, देखो ये। तो अगर हम कोई एक कॉर्नर पिक कर लें यहाँ पर, तो एक स्फीयर नीचे 3 हेक्सागन का पार्ट है और इसी के ऊपर 3 हेक्सागन और रखे होंगे। जैसे हम क्यूब के कॉर्नर को काउंट करते थे तो 4 क्यूब एक प्लेन में और उन्हीं 4 क्यूब के ऊपर 4 क्यूब और आ जाते थे। सेम यहाँ पर भी, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है तो हेक्सागन का एक प्लेन, 3 एटम और इन्हीं 3 हेक्सागन के ऊपर 3 हेक्सागन और, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 1/6। हेक्सागन के टोटल कॉर्नर गिने तो हम कॉर्नर गिनते हैं 12। तो अब हमारे पास यहाँ होंगे इंटू 12, दैट विल कम आउट 2। फेस का सेंटर हमेशा बराबर का कंट्रीब्यूशन देता है यानी 1/2, और 2 ही फेस सेंटर पर है यानी 1, और 3 है बॉडी सेंटर पर यानी 3 × 1 दैट इज़ 3। तो टोटल एटम्स अगर हम लिखेंगे तो टोटल हम एटम्स हमें लिखने होंगे 6। टोटल एटम्स लिखने होंगे हमें 6। एक पार्ट तो ये हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल आर 6, राइट। अब अगर हम इसके पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन होगा 6 × 4/3 πr³ बाय वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। और वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन को अगर हम आगे लिखेंगे तो 6 × 4/3 πr³ हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। और हाइट की वैल्यू हेक्सागन की, हाइट की वैल्यू हेक्सागन की h वैल्यू होती है 4r × √2/3, ये वैल्यू होती है। एरिया ऑफ बेस अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ बेस हम यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे और एक का एरिया मल्टीप्लाई बाई 6, एक का एरिया मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 6 × √3/4 × a², ये एरिया ऑफ बेस बन जाएगा। तो अब अगर हम ये सभी वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें तो 6 × 4/3 πr³ डिवाइड बाई 4r √2/3 और एरिया में आ जाएगा 6 × √3/4 × a², ये आ जाएगा। और यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए r की टर्म में, या a = 2r। इतनी सारी वैल्यू प्लेस करेंगे तो आंसर हमारा नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं है बेटा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, यू ऑल आर अनम्यूटेड। हाँ जी बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर हाँ जी सर, वो बॉडी सेंटर कैसे लगा हुआ है? बेटा, बॉडी सेंटर हवा में नहीं लटका हुआ एक्चुअली, ये तो हमने गैप आपको दिखा दिया है। ये है ना, ये ऊपर का एक प्लेन है ये वाला, ये Yes. नीचे का एक प्लेन है, इन दो प्लेन के बीच में वो सैंडविच की तरह बना हुआ है। तो लटके हुए नहीं है वो, हवा में नहीं घूम रहे बेटा। बॉल्स हैं, बॉल्स की एक लेयर ऊपर है, ये वाली पहली लेयर, फिर ये बीच वाली लेयर हो गई, और फिर ये पहली लेयर रिपीट हो गई, इस टाइप से। ठीक है जी, राइट।
तो अब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका आता है फिर से 0.74। जब आप पूरी वैल्यू निकाल लेंगे तो 74% ही आएगा। ठीक बेटा, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन और फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन एग्जैक्टली सेम है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ है वही कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ पर भी है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, 12 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 12। राइट, अब थोड़ा सा आसान वाला पार्ट करते हैं। 2 पार्ट करेंगे। पैकिंग इन 2D, 2 डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे बेटा अब। तो 2D पैकिंग हमारे पास 2 अलग अलग तरह की हो सकती है। एक को हम स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं और एक को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2D पैकिंग। तो पहली पैकिंग में क्या है कि हमारे पास 2D पैकिंग है तो एटम्स 2 एक्सिस के अलोंग ही जा रहे होंगे। ये कोई एक एक्सिस हो गई हमारे पास और ये कोई दूसरी एक्सिस हो गई, और ये एटम सेकंड रो के फर्स्ट रो के नीचे और थर्ड रो वाले सेकंड रो के नीचे, इस तरीके से एक पैकिंग बन गई हमारे पास, राइट। और क्योंकि ये स्क्वायर पैकिंग 2D पैकिंग है तो 2D पैकिंग में हम स्फीयर नहीं सर्किल कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम नहीं एरिया कंसीडर करेंगे। और अब अगर हम यहाँ पर इन सर्किल के सेंटर्स को मीट करा दें तो नेचुरली हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। और अब अगर ये स्क्वायर बनता है तो इतना हिस्सा इस एटम का, इतना हिस्सा इस एटम का, ये पार्ट इस एटम का और ये पार्ट इस एटम का, इस स्क्वायर पैकिंग के अंदर आता है, यूनिट सेल के अंदर आता है। ठीक है बेटा, मतलब अब अगर हम देखें तो एक यूनिट सेल में हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एटम है, यहाँ से यहाँ तक एटम है, यहाँ से यहाँ तक एटम है और यहाँ से यहाँ तक वो पूरा टच करता हुआ एटम है, इस टाइप से एटम है। ठीक है, तो अब अगर हम यूनिट सेल की बात करें तो टोटल एटम्स बहुत आसान है, कितने होंगे 1/4 1/4 1/4 1/4, टोटल एटम्स 1 एंड A इज इक्वल्स टू 2R। अब कई बार हम A और R को आपको बता चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई और ये वैल्यू A हो गया। और इसका अगर आपको कहें कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए तो अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ टोटल एटम्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल। बहुत आसान। एरिया ऑफ टोटल एटम हो गया आपके पास 1 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक ही एटम है और एरिया सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ यूनिट सेल ए स्क्वायर। अब ए की जगह आपने प्लेस कर देना है 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। बस यहाँ लिख देते हैं आगे, पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.785 यानी 78.5%। दिस इज व्हाट द स्क्वायर 2D पैकिंग। स्क्वायर है तो 2D पैकिंग ही होगा बेटा, सिंपल एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 2D पैकिंग में ही अब हम हेक्सागोनल पैकिंग
और जब तक आपसे कहा ना जाए कि हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D है, तब तक वो 3D ही चलेगी, अनलेस एंटिल आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि 2D हेक्सागोनल पैकिंग या सर्किल बोलें स्फीयर की जगह, तब तक वो 3D में ही काउंट होगा। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी है, इसमें एटम्स हमारे पास ये रहे बेटा, नेचुरली 2D है तो ऐसे ही एटम हमारे पास होंगे, ये रहे एटम, एक रो वाले एटम। अब जो दूसरी रो में एटम प्लेस हैं वो फर्स्ट रो के गैप को कुछ ऑक्यूपाई करते हुए हैं, ये देखिए इस टाइप से एटम लगे हैं, इस टाइप से एटम लगे, ये एटम लगे हैं। एंड इफ वी सी द प्रीवियस वन, इसमें फर्स्ट रो और सेकंड रो के एटम एक दूसरे के नीचे आते थे, लेकिन इस बार सेकंड रो के एटम फर्स्ट रो की जो गैप बन गया था थोड़ा, उसको ऑक्यूपाई करते हुए चल रहे हैं। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। एंड इफ़ यू मीट द लाइंस, मीट द पॉइंट्स, सेंटर पॉइंट्स, तो देख सकते हैं हमारे पास ये बन गया हेक्सागन। तो इसीलिए बोलते हैं इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई। एरिया निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। तो टोटल एटम्स की बात करें, सबसे पहले टोटल एटम्स की बात करें तो टोटल एटम्स हमारे पास कितने बनेंगे इस केस में। दिस is 1/3, this is 1/3, this is 1/3, यानी दो एटम तो अभी तक बन गए हमारे पास। फिर this is 1/3, this is 1/3, this is 1/3, दो एटम हो गए, एक ये और एक ये एटम हो गया बीच में, यानी टोटल एटम्स हो गए आपके पास 3। एरिया 3 into pi r², and we know this is what A is equals to 2r. Area of unit cell, और यूनिट सेल का एरिया होगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई √3/4 इंटू A²। इक्विलेटरल ट्राइंगल बने बेटा 6, देख सकते हैं आप, ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 6 इंटू √3/4 इंटू A²। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन अब अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी 3 πr² बाई 6 √3/4 इंटू A² की जगह 2r का होल स्क्वायर। और जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, व्हेन यू कैलकुलेट इट, तो कैलकुलेट करने से आपके पास वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 91%। यानी 2D में ये पैकिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस पैकिंग। प्रीवियस पैकिंग अगर हम देखें तो प्रीवियस पैकिंग थी हमारे पास ये, जिसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा था 78.5। अब कितना आया हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन? अब पैकिंग फ्रैक्शन आया हमारे पास 91% अप्रॉक्सीमेटली। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज कंसिडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव पैकिंग।